नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या कुछ है खास। जनहित की कवर स्टोरी में आज बात करेंगे राहुल गांधी की स्टेट पॉलिटिक्स की। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी को घेरते हुए आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे देश विरोधी सियासत का रंग ले लिया है। आरएसएस प्रमुख के आजादी वाले बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। समर्थक सड़कों पर हैं। दिल्ली की चुनावी लड़ाई जूते पर आ गई है। नई दिल्ली सीट पर नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को जूते पहनाए तो केस दर्ज हो गया है उनके खिलाफ। भारत की सैन्य शक्ति में आज अकूत इजाफा हुआ है। आज भारतीय नौसेना को 3 समुद्री योद्धा मिले हैं। बात कुंभ की वायरल गर्ल की भी करेंगे, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हो रही है, लेकिन शंकराचार्य को कुंभ की ये सनसनी नागवार गुजरी है। तो आइए विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर राहुल गांधी की। किसी की अंग्रेजी कमजोर हो तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अंग्रेजी के मास्टर आदमी हैं। देश विदेश में अंग्रेजी में फर्राटेदार भाषण देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, और बावजूद इसके अंग्रेजी में उन्होंने पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में जो कहा उसने विरोधियों को मौका दे दिया है। राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि राहुल की अंग्रेजी कमजोर है और उन्हें स्टेट और गवर्नमेंट का फर्क नहीं पता। तो सवाल ये कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच राहुल ने जो कुछ कहा, क्या वाकई में सोच समझकर दिया गया बयान है? Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इंडियन स्टेट मतलब भारत, मतलब हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं। तो क्या राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते राहुल ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की बात कह दी है और बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया है कि राहुल के बारे में जो पार्टी कहती रही है, सोचती रही है, वो सही है। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं। मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। अब पिछले महीने संसद का जब सत्र चल रहा था तब बीजेपी के नेता राहुल के क्रियाकलाप को देश विरोधी बता रहे थे। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले जॉर्ज सोरोस से नाता रिश्ता बता रहे थे और अब आज के बयान ने बीजेपी के आरोपों को मानो दम दे दिया है। एक देश के विपक्ष का नेता कह रहा है कि वो अपने ही राष्ट्र से लड़ रहा है। पागलपन की इससे ज्यादा इंतहा कुछ नहीं हो सकती है। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. अब सवाल ये कि राहुल गांधी ने क्या अपने भाषण में इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया, या राहुल गांधी कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और गए? वैसे जब राहुल गांधी कभी हिंदी में उटपटांग बयान दे देते हैं तब बचाव में पार्टी के नेता स्लिप ऑफ टंग बताकर कन्नी काटते हैं। आज सीधे सीधे अंग्रेजी में ही भारत के खिलाफ बयान दे दिया। कांग्रेस के नेता राहुल के बचाव में अब जो दलील दे रहे हैं उसे सुनकर सही गलत का फैसला आप खुद कर लीजिए। किसी भी तंत्र को कोई भी उड़ा के ले जा सकता है। राहुल जी ने पूरी की पूरी बात उस तरफ ध्यान केंद्रित की है कि आज इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर नियम बदल दिए जाते हैं कि कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इस स्टेट के स्वरूप के विरुद्ध में राहुल जी ने बात को उठाई है और हमको सबको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। राहुल का भाव क्या था, इस पर कोई सवाल नहीं है।
सवाल उस शब्द पर है जिसका सीधा और सपाट मतलब देश के खिलाफ है। राहुल जी ने इंडियन स्टेट, जिसकी वजह से बीजेपी ये बात। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। फिलहाल राहुल के इस बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है। हर छोटा बड़ा नेता निशाना साध रहा है, सवाल पूछ रहा है और ये सवाल भारतीय सियासत के इतिहास में लंबे समय तक जिंदा रहने वाला है। RSS and the Indian state itself. दरअसल राहुल गांधी जो विवादित बोल बोले उसका एक बैकग्राउंड है। संघ प्रमुख का आजादी वाला बयान। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर भले ही बैकफुट पर हो, लेकिन संघ प्रमुख के बयान को लेकर सड़क पर है। भागवत के ज्ञान पर घमासान की पूरी कहानी देखिए। बैन करो, बैन करो, आरएसएस बैन करो, बैन करो, बैन करो, आरएसएस बैन करो। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। RSS के खिलाफ नारेबाजी, पुतला फूंका। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर की तरफ जाना चाह रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के विरोध में हो रहा है जो बयान उन्होंने 13 जनवरी को इंदौर में दिया था। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा था कि अब उस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा हुई है। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमने एक संविधान भी बनाया, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। RSS प्रमुख के इस बयान के 2 दिन बाद कांग्रेस जागी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर भागवत के बयान का विरोध किया है। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. राहुल गांधी ने बयान दिया तो पूरी कांग्रेस राशन पानी के साथ भागवत के खिलाफ खड़ी हो गई। इसी मंच से खड़गे ने भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने बयानबाजी तेज कर दी। ये शर्म की बात है, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। Actually, Mohan Bhagwat statement is quite anti-national. That is a clear-cut anti-national statement. बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी बात, संविधान के विपरीत, देश के विपरीत, इस राष्ट्र के विपरीत मोहन भागवत जी कर गए। गलती हो गई उनसे। मोहन भागवत का बयान मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी हमलावर है। भागवत के बयान को महापुरुषों की कुर्बानी का अपमान बता रही है। ये महात्मा गांधी जी का अपमान है, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान है, ये रानी झांसी बाई का अपमान है, बाबा कुंवर सिंह का अपमान है, भगत सिंह का अपमान कर रही हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दे दी, और अब कह रहे हैं कि असली आज़ादी ये है। लेकिन बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। कह दिया कि राहुल और भागवत का मेल नहीं है। कहाँ मोहन भागवत जी और कहाँ राहुल गांधी जी, इनको मुझे लगता है ये बालक बुद्धि की जो बात कर रहे हैं, इनको ना सोचते समझते और क्यों कहा मुझे तो पता नहीं, पर इनको शर्म आनी चाहिए। आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए राहुल गांधी टिप्पणी करें, ये शोभा नहीं देता है।
मोहन भागवत ने पिछले महीने संभल की खुदाई को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद संतों ने नाराजगी जताई थी। अब राम मंदिर को लेकर बयान दिया है तो देश का विपक्ष हमलावर है। अब रुख दिल्ली के चुनाव का करते हैं, जहां आज नामांकन के साथ साथ जूते पर पॉलिटिक्स हाई रही। सुबह सुबह बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को जूते पहनाए, जूते बांटे, तो शाम होते होते एफआईआर दर्ज हो गई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। ठंड के मौसम में कई महिलाएं कुर्सी पर विराजमान हैं। उनके पैरों में चप्पल है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा एक एक कर इन महिलाओं को अपने हाथों से जूता पहना रहे हैं। वहां मौजूद भीड़ प्रवेश वर्मा की जयकारे लगा रही है। जूतों से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ी से जूतों की पेटी निकाली जा रही है। महिलाओं ने हाथों में नए नए जूते पकड़े हुए हैं। प्रवेश वर्मा हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बाकी बची हुई महिलाओं को जूते पहनाने लगते हैं। ये तस्वीरें नई दिल्ली विधानसभा के वाल्मीकि मंदिर की हैं, जहां आज नामांकन से पहले प्रवेश वर्मा ने माथा टेका और यहीं उन्होंने महिलाओं को जूते पहनाए। थोड़ी देर बाद प्रवेश वर्मा के प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल भी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और जूते वाले सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उनको लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से परहेज किया, लेकिन प्रवेश वर्मा मानो पहले से जवाब के साथ तैयार थे। अगर कोई पानी मांगेगा, अगर मैं पानी भी दूंगा, उस पर भी अरविंद केजरीवाल सवाल उठाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जूते खरीदे नहीं है। जूते मेरी गाड़ी में रखे हुए और वो पहले से ही रखे रहते। जब भी मेरे को रास्ते में कोई महिला, कोई गरीब आदमी, कोई भिखारी, कोई ऐसा दिखता है, उसको कपड़े देना, जूते देना, ये मैं हमेशा कई सालों से करता आया हूँ। ये जिस नई दिल्ली सीट पर जूतों को लेकर संग्राम मचा हुआ है, वहां से अरविंद केजरीवाल ने चौथी बार नामांकन भर दिया है और केजरीवाल की जीत के चौके को रोकने के लिए प्रवेश वर्मा मैदान में है। आज अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा दोनों ने यहीं से नामांकन किया है। सर्द सुबह में नई दिल्ली की गलियां सियासी ताकत की नुमाइश से गर्म हो गईं। मेरा अनुरोध है कि वे भी भगवान को हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दें। एक तरफ 11 साल पुराने किले को बचाने की चुनौती। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत करवाई थी दिल्ली के लोगों ने, उसी तरह की जीत 2025 के इस चुनाव में भी हो। और दूसरी तरफ नई दिल्ली में 27 साल के वनवास को खत्म करने का संकल्प। अरविंद केजरीवाल की जमानत को जब्त कराएंगे। वो यहाँ पर फाइट में भी नहीं है, तीसरे नंबर पर जाएगा। विरोधियों के इन्हीं अरमानों को ध्वस्त करने की कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने आज पर्चा भरा। नामांकन से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं, नई दिल्ली के 2 मंदिरों में माथा टेका। पहले वाल्मीकि मंदिर और फिर प्राचीन हनुमान मंदिर में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। भगवान और जनता के आशीर्वाद के भरोसे केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी को साफ करने की हुंकार भर रहे हैं। पूर्ण बहुमत आएगा, अच्छा बहुमत आएगा। लेकिन बीजेपी बहुमत तो दूर, केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर भी पटखनी देने की तैयारी कर रही है। नामांकन से पहले केजरीवाल के मुकाबले प्रवेश वर्मा ने 4 जगह माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। सुबह सुबह चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर गए, फिर घर में हवन पूजन किया, फिर कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए और आखिर में वाल्मीकि मंदिर में शीश झुकाया। मैं कभी मीडिया को सूचना नहीं देता हूँ, मैं कभी मंदिर जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए शो करने की चीज़ नहीं है। वो हमेशा मीडिया को बताकर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा ट्वीट करते हैं, हमेशा सारा सोशल मीडिया पे डालते हैं, मैं कभी नहीं डालता हूँ। मंदिर से आशीर्वाद लेकर प्रवेश वर्मा का काफिला नामांकन के लिए निकला। बीजेपी कार्यकर्ता और सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में शक्ति प्रदर्शन किया। प्रवेश वर्मा ने त्रिशूल लहराकर जीत की हुंकार भरी। केवल मेरा नामांकन ही नहीं है, आज नई दिल्ली विधानसभा के विकास का मुहूर्त निकला है। इसलिए नई दिल्ली विधानसभा में सभी लोगों ने तय किया है, मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को जब्त कराएंगे। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर नामांकन किया। साथ में उनकी मां
और दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजंत पांडा भी मौजूद रहे। बैकअप उम्मीदवार के तौर पर प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति ने भी नामांकन किया है। नामांकन में अब 2 और दिन बचे हैं। सिर्फ नई दिल्ली सीट ही नहीं, राजधानी की कई और विधानसभा सीटों पर आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन से पहले पूजा पाठ और शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसी दौरान बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने फिर से दे दिया एक विवादित बयान। मंत्रोच्चार के साथ पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने आराध्य की पूजा की। जहां आराध्य विराजे थे, वहीं पर बीजेपी का बड़ा झंडा भी स्थापित किया गया। बीजेपी के इस झंडे को कालकाजी में फहराने की जिम्मेदारी रमेश बिधूड़ी पर है। पूजा पाठ के बाद रमेश बिधूड़ी कालकाजी से नामांकन भरने निकले। पंजाबी बहुल कालकाजी में बिधूड़ी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी के जरिए चुनावी संदेश दिए गए, लेकिन बिधूड़ी फिर विवादित बोल गए। आपके गोविंदपुरी के अंदर गलियों की हालत देख लीजिए। 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आती सी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। आम आदमी पार्टी बिधूड़ी के इस बयान को महिला अपमान का मुद्दा बना रही है। जब एक महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोल सकते हैं, तो आम महिला से इनका व्यवहार कैसा होगा, इनका आचरण कैसा होगा, इनकी बोली कैसी होगी। ऐसे महिला विरोधी मानसिकता वाले भाजपाइयों से देश को सावधान रहना है। पटपड़गंज से कूच करने के बाद मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में दम दिखा रहे हैं। उन्होंने लंबा नामांकन रोड शो किया। पंजाब के मंत्रियों को पिकअप वैन पर बिठाकर पंजाबी वोटरों को लुभाने की कोशिश की। हालांकि नामांकन वो कल करेंगे। और ये चुनाव एक तरफ काम की राजनीति और गाली की राजनीति के बीच हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक हो गई है लड़ने के लिए आपके खिलाफ। राहुल गांधी भी आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं तो जनता पूछती है भाई क्या करोगे, तो केजरीवाल को 2 गालियां दे देते हैं, 2 एक देते हैं, 2 दूसरे दे देते हैं, 4 गाली देते हैं इकट्ठे होके। इसके अलावा शकूर बस्ती से चुनाव लड़ रहे सत्येंद्र जैन ने संजय सिंह की मौजूदगी में नामांकन भरा। करोल बाग से बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम के साथ नामांकन के दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी बादली से पर्चा भरा। बिजवासन से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने भी आज नामांकन कर दिया। दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। और आप जानते हैं, ये कहा जाता है कि दिल्ली सबकी है, सबको अपने में समाहित कर लेती है। यहाँ देश के हर हिस्से से लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, जो चुनाव में बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी ने कैसे हर समुदाय को साधने के लिए स्टार प्रचारकों की फौज तैयार की है, ये दिखाती हूं मैं आपको। हिंदुत्व का जब मुद्दा है तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं। पूर्वांचलियों को साधने के लिए गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, सम्राट चौधरी सरीखे नेता हैं। पंजाबी समुदाय तक पहुंचने के लिए हरदीप सिंह पुरी हैं, स्मृति ईरानी हैं, और वहीं पहाड़ी वोटर का भरोसा जीतने के लिए अनुराग ठाकुर से लेकर पुष्कर सिंह धामी को चुनावी कैंपेन का हिस्सा बीजेपी ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हुई है। ईडी को गृह मंत्रालय की ओर से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की कुंडली में एक बार फिर ईडी का प्रवेश होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस में गृह मंत्रालय ने ईडी को केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। केस चलाने की मंजूरी न होने को ही केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी राहत का आधार बनाया था। ईडी ने शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि चार्जशीट में केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को ये कहते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि ईडी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर आरोप लगाए और ईडी के पास मुख्यमंत्री पर केस चलाने का कानूनी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस चलाने के लिए ईडी के पास केंद्र की मंजूरी जरूरी है।
केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को सक्षम अथॉरिटी से अनुमति तो मिल गई है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में यह दावा करेंगे कि ये अनुमति उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद मिली है। ऐसे में निचली अदालत में चल रहा मुकदमा निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को ये देखना होगा कि सक्षम अथॉरिटी से मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने की तारीख क्या है, और अगर ये तारीख चार्जशीट दाखिल होने के बाद की है, तब भी क्या सिर्फ इस तकनीकी आधार पर केजरीवाल को राहत दे दी जानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे चुनाव के बीच बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि विरोधी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। 2022 से क्या कर रही थी भाजपा? इससे पहले अगर उनके पास ये परमिशन ही नहीं थी। ये सब भाजपा का रचा हुआ खेल है। इतने साल हो गए, कोई चवन्नी का प्रमाण नहीं मिला, कोर्ट से फटकार पड़ी है, वही नौटंकी दोबारा शुरू कर रहे। कि अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि शराब घोटाले की रिपोर्ट को छुपाया गया है। 2000 करोड़ का जो घोटाला है वो बहुत बड़ा है। एक प्रतीक बन गई है आम आदमी पार्टी। दिल्ली चुनाव में कथित शराब घोटाला पहले से ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है और 20 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से ऐन पहले एक ईडी को मिली इजाजत केजरीवाल का सिरदर्द और बढ़ा सकती है। और इस बीच पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भिड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों को अपमानित करने के आरोप लगाए। कल दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मंगलवार को एक टीवी बहस के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए सजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्वांचलियों को अपमानित करने, रोहिंग्या कह के अपमानित करने का अभियान चला रखा है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग अपने श्रम परिश्रम से दिल्ली को बनाते हैं, आप इनको गाली देंगे? इस अपमान के विरोध में आम आदमी पार्टी कल एक जबरदस्त और जोरदार प्रदर्शन पूरे दिल्ली के अंदर करेगी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भोज का आयोजन किया। लालू यादव पहुंचे और नए सियासी समीकरण के संकेत दे गए। इस तस्वीर ने बिहार में सियासी समीकरण की नींव रख दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में लालू यादव बेटे तेज प्रताप के साथ पहुंचे और पारस को साथ आने का निमंत्रण दे दिया। पारस ने लालू के ऑफर को न तो कबूल किया और न ठुकराया है, लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण ने ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि पारस अब महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। पशुपति पारस का अच्छी बात है, उन्होंने महागठबंधन में आने का निमंत्रण दिया है तो अच्छी बात है। समय का इंतजार करिए, अभी समय बहुत है। 2025 का चुनाव में अभी 10 महीना 11 महीना समय है। रास्ते खुले हुए हैं। हाँ, रास्ता खुला हुआ है। जब नजदीक समय आएगा तो मैं आपको सब बात परिस्थिति बता दूंगा। भतीजे चिराग पासवान की वजह से चाचा पारस को एनडीए कैंप में जगह नहीं मिली। एक ठिकाने की जरूरत चाचा पारस को भी है और लालू यादव को भी पासवान बिरादरी में पैठ बनाने के लिए एक मजबूत महारथी की जरूरत है। बिहार में संख्या के हिसाब से पासवान दूसरी सबसे बड़ी जाति है। बिहार में पासवान बिरादरी की आबादी 5.31% है। इस वोट बैंक पर रामविलास पासवान की शुरू से मजबूत पकड़ रही है। अब पासवान परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। चिराग एनडीए में है तो पारस को साथ लेकर लालू इस वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। आज के भोज के लिए पारस ने नीतीश कुमार को भी न्योता दिया था, लेकिन नीतीश वहां नहीं गए। संदेश साफ है कि पारस का पत्ता एनडीए कैंप से कट चुका है। अब बस मुहूर्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर। योजनाओं की शुरुआत के बाद महायुति विधायकों से उन्होंने बात की और इस दौरान उन्होंने विधायकों से राज ठाकरे की बात साझा की। क्या थी वो बात और क्या है उसके सियासी मायने, देखिए मोदी का शंखनाद।
तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने मुंबई में नौसेना भवन में महायुति के विधायकों से बातचीत की। सबसे बड़ी बात ये कही कि ये सब भागदौड़ के चक्कर जीवन में तुमने अपने शरीर की तरफ ख्याल देना चाहिए। तुम्हारी उम्मीदें बहुत है, तुमको काम करने की बहुत चाहत बहुत है, लेकिन अगर शरीर थक जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसकी तरफ भी ख्याल दो। ये सब बहुत सारी बातें उन्होंने कही और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो बड़े बड़े इससे हमको समझाया है हमारे घर के सदस्य के नाते, तो मुझे लगता है इसका इतना अच्छा समझने वाला नेता हमने पहली बार देखा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों की क्लास ली, दिशा निर्देश दिए और खास बात ये निकलकर सामने आई कि मोदी ने विधायकों के बीच राज ठाकरे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों से कहा, आप लोगों को अलग अलग जगह घूमने के लिए जाना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब राज ठाकरे गुजरात के दौरे पर आए थे। मोदी ने राज ठाकरे का जिक्र अपने विधायकों के बीच ऐसे वक्त में किया है जब राज ठाकरे और बीजेपी के बीच नगर निगम चुनाव को लेकर गठबंधन की खबर गर्म है। 19 जनवरी को राज ठाकरे अपने पत्ते खोलने वाले हैं। और जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, नागा साधुओं के हाथों में त्रिशूल की तस्वीरें बहुत ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन यहां हम वो वाला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक त्रिशूल दिखाएंगे आपको। आज पहली बार भारतीय नौसेना को समंदर में देश की रक्षा के लिए 3 योद्धा एक साथ मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों लड़ाकू आज नेवी को हैंडओवर किए। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन। ये हैं वो उत्तर, वो 3 समुद्री योद्धा जो आज से इंडियन नेवी की गौरवशाली विरासत से जुड़ गए। स्वदेशी स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत देश में बना P-15B गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी युद्धपोत है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का सबसे घातक और सबसे आधुनिक जहाज है। 164 मीटर लंबा, 7,500 टन वजनी आईएनएस सूरत भारत में बना सबसे लंबा विध्वंसक है। आईएनएस सूरत सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर बराक 8 मिसाइल से लैस है। आईएनएस सूरत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध में भी लड़ने में सक्षम है। आईएनएस सूरत में स्वदेशी एंटी सबमरीन वेपन, सेंसर, हेवीवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स हैं। 8,000 नॉटिकल माइल क्षमता का आईएनएस सूरत 42 दिन मिशन पर रह सकता है। आईएनएस सूरत का आना हिंद महासागर में नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा है। आज हम एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को कमीशन कर रहे हैं, तो भारतीय नौसेना के कॉम्बैट पोटेंशियल में काफ़ी कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है इन तीनों जहाज़ों के आज इकट्ठे कमीशन होने से। आईएनएस सूरत का आना हिंद महासागर में नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा है। आईएनएस सूरत जैसे डिस्ट्रॉयर और नौसेना के दूसरे युद्धपोतों के बड़े कवच का नाम है आईएनएस नीलगिरी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बना आईएनएस नीलगिरी रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती ताकत का माइलस्टोन है। आईएनएस नीलगिरी में इंडियन नेवी के सबसे हाईटेक रडार से लैस युद्धपोत है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 फ्रिगेट में से पहला है। इसकी स्टेल्थ विशेषताएं हैं जिससे दुश्मन का रडार इसे पहचान नहीं सकता। 6,670 टन के आईएनएस नीलगिरी के फोक्सल पर ही सारे हथियार और रॉकेट लगे हैं। आईएनएस नीलगिरी को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। नीलगिरी एकमात्र जहाज है, एकमात्र फ्रिगेट है भारतीय नौसेना में जिसमें MF स्टार रडार है, मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार। ये रडार
MR-SAM जो हमारे मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उनको डायरेक्ट करता है, उनको गाइड करता है कि वो मिसाइल जाके दुश्मन के मिसाइल को गिरा सके। ये रडार का अभी तक सबसे एडवांस रडार है। और इस तिकड़ी में सबसे बड़ी समुद्र का कलेजा चीर देने वाली ताकत का नाम है INS वाक्षीर। दुनिया की सबसे शांत, दुश्मन को अपने होने की भनक भी न लगने देने वाली साइलेंट किलर सबमरीन INS वाक्षीर P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलावरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। 2021 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची INS वाक्षीर का वजन 1565 टन है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी INS वाक्षीर को दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकती। इस पे 12 टॉर्पेडो या एंटी शिप मिसाइल्स आ सकती हैं। ये समुद्र में माइंस बिछा सकती है। स्पेशल स्टील से बनी वाक्षीर 40 से 50 दिन तक समुद्र में 350 फीट की गहराई में रह सकती है। 360 बैटरीज के दम पर ये समुद्र में 12,000 किलोमीटर रास्ता तय कर सकती है। सबसे लेटेस्ट सबमरीन है, इसमें सारे लेटेस्ट वेपन्स और लेटेस्ट सोनार सूट फिटेड है। और जब ये पानी के अंदर चलती है तो ये बहुत ही साइलेंट है। इसका जो हल है, इट इज डिजाइन हाइड्रोडायनामिकली टू गिव मिनिमम साउंड। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्षीर का एक साथ लॉन्च होना आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि 10 साल में नेवी में 33 जहाज और 7 सबमरीन शामिल हुई और इन 40 में से 39 नेवल वेसल्स का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में ही हुआ है। और आज आर्मी डे है, तो चलिए आपको भारतीय सेना की एक नई टुकड़ी से मिलवा देते हैं। उन सैनिकों से मिलवाते हैं जो अभी तो सेना में हेल्पर के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन भविष्य में ये दुश्मन के इलाके में घुसकर जासूसी भी करेंगे, उन पर गोलियां भी चलाएंगे। 26 जनवरी की परेड में तय माने सबकी नजर आर्मी की इसी यूनिट पर रहने वाली है। आम फौजी के घुटनों से भी नीचा कद, 4 पैरों वाले, लेकिन जज्बा आर्मी वाला, ऑलिव ग्रीन। आर्मी के इन रोबोटिक म्यूल्स ने आज पहली बार आर्मी दिवस की परेड में कदम ताल की। ये एक तरह से रोबोटिक डॉग है। वैसे म्यूल का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। सेना दुर्गम क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए अब तक खच्चरों का इस्तेमाल करती है, अब म्यूल्स का करेगी। जून 2024 से इनसे LAC पर काम लिया जा रहा है। म्यूल्स अपने साथ 15 किलो पेलोड ले जा सकते हैं। ये पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड पहचान सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिटेक्शन फीचर सेंसर से लैस हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -55 डिग्री तापमान में काम कर सकते हैं। भविष्य में सियाचिन और करगिल जैसी टफ कंडीशन में ये म्यूल्स आर्मी जवानों से आगे तैनात दिख सकते हैं। आर्मी का प्लान इन्हें ट्रांसपोर्टेशन तक रखने का नहीं, बल्कि टारगेट देने का है। अभी रिमोट से ये 50 मीटर की रेंज में ऑपरेट होते हैं, लेकिन तैयारी जोरों पर है जब इन पर हाई पावर कैमरे फिट होंगे और ये दुश्मन की जासूसी करने उसके इलाके में घुसेंगे। और इसके बाद का प्लान इन पर हथियारों को फिट करने का है, जिससे ये खुद ऑपरेशन को अंजाम दे सकें।